जय हिंद, वणक्कम, सत श्री अकाल, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनू आर्मी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम टेक्निकल का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। कंप्लीट मॉडल पेपर आज हम सॉल्व करेंगे और ये जो मॉडल पेपर है ये आपकी आगामी ऑनलाइन एग्जाम जो होने वाली है उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग रेडी किया गया है। तो मॉडल पेपर को कंप्लीटली सॉल्व कीजिएगा बिना किसी स्किप के। और इसकी जो पीडीएफ आपको विद टेस्ट सीरीज टेक्निकल अग्निवीर टेक्निकल की जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर अवेलेबल करवा दी जाएगी फ्री में। वहाँ पर जाकर आप अपनी ऑनलाइन एग्जाम के हिसाब से इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जो कि आपको मिलेगी सोनू आर्मी क्लासेस ऐप के अंतर्गत। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। चलिए फ्रेंड, तो सबसे पहले हम सेक्शन ए जो कि जनरल नॉलेज का है। 5 क्वेश्चन टेक्निकल के स्टूडेंट्स को पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज के 20 मार्क्स के। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ये भी ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूनाइटेड नेशंस डे इज सेलिब्रेटेड। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSLV का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PSLV? तो ये क्या है इसका फुल फॉर्म? ये एक सैटेलाइट है जिसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? उबर कप किस खेल से संबंधित है? तो कौन से खेल से संबंधित है ये? बैडमिंटन से। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हु वाज द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो फ्रेंड्स, भारत के प्रथम भारतीय ध्यान रखिएगा शब्द पे, भारतीय अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो सी राजगोपालचारी पर टिक करना है। और लास्ट भी पूछे तो भी सी राजगोपालचारी थे, क्योंकि ये प्रथम और लास्ट दोनों ही थे। इसके बाद जो गवर्नर जनरल की वो पोस्ट थी वो हटा दी गई थी, इसलिए वो लास्ट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू इज़ अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? किस राज्य का लोक नृत्य है बिहू? तो फ्रेंड्स, ये कहाँ किस राज्य से संबंधित है? बिहू आसाम से। चलिए तो फ्रेंड्स, ये हमारा जीके का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। रीजनिंग का पूछा जाता है। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 20 मार्क्स के। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे और 1/4 नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए पेपर सॉल्व करना है। और ऑनलाइन एग्जाम है तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 रीजनिंग का है, 3 10 101। इसके बाद नेक्स्ट हम पूछी है, तो 3 से 10 कैसे बनाओ? अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 3 ज़ा 9 + 1 कितना मिलेगा फ्रेंड्स? 10। और 10 का अगर स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट्स तो कितना मिलता है? 100। और इसमें +1 कर दीजिए, 101। मतलब क्या हो रहा है कि जो आपकी नेक्स्ट टर्म मिल रही है उसका आपको स्क्वायर करना है, उसमें +1 करना है। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर मान लो मुझे नहीं आता तो मैं 100 + 1 का स्क्वायर कर देती हूँ। तो 100 का स्क्वायर 10,000 + 1 + 2 100 + 1। ये +1 यहाँ का मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 201 एंड 200 ऐड हो जाएगा, 201 10,000 में ऐड करेंगे तो 10201 + 1 10202। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 10202। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन वॉक 1 किलोमीटर टू द ईस्ट। एक आदमी कहाँ जा रहा है? पहले तो डायरेक्शन बना देते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो वो कहाँ जा रहा है? 1 किलोमीटर ईस्ट में चला। उसके बाद क्या बोल रहा है? कहाँ मुड़ गया? साउथ में चला गया। और कितना चला साउथ में? 5। और उसके बाद फिर मुड़ गया कहाँ पर? ईस्ट में। फिर क्या बोलता है? अगेन ही टर्न्स टू द ईस्ट। फिर ये कहाँ पर मुड़ गया? ईस्ट, मतलब कि पूर्व दिशा में मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। उसके बाद ये कहाँ पर मुड़ा? नॉर्थ में, और 9 किलोमीटर चला। अब कहाँ है इसका स्टार्टिंग पॉइंट से इसके एंडिंग पॉइंट की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको बतानी। मान ली x है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें इसका बेस कितना है? 1 + 2 3। टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 है और यहाँ से यहाँ तक की कितनी मिलेगी? 5 है। 5 में से 9 गया तो 4। तो बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो यहाँ से ये डिस्टेंस आ जाएगी, तो कितना होगा? 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। ये अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट 25 इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? 5। तो x कितना मिला, मतलब उसकी डिस्टेंस कितनी मिली? 5 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ रमेश सेड। रमेश ने एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए क्या कहा? कि फोटोग्राफ में जो भी व्यक्ति है उसका जो भी पिता है
फादर, वो क्या है, मेरी माँ का इकलौता बेटा, मतलब मेरी माँ कौन हुई, रमेश, रमेश की माँ। अब रमेश की माँ का इकलौता बेटा रमेश ही हुआ, और फोटोग्राफ में जो रमेश से रिलेशन हुआ वो कौन हुआ उसका, अब ये रमेश हुआ, ये रमेश की माँ, माँ का इकलौता बेटा, इसलिए फोटोग्राफ में जो भी पर्सन है वो रमेश का क्या लगा, बेटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रमेश सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसेक्ट डिसीज, तो वार किससे रिलेटेड होगा, कीट क्या कहता है, रोग फैलाता है, कीट क्या करता है, रोग फैलाता है। तो युद्ध से क्या होता है, सेना आती है, पराजय तो होती है, जरूरी नहीं विजय भी हो सकती है, शस्त्रागार होता है, या फिर विनाश, तो क्या होता है, विनाश यानी कि डिस्ट्रक्शन। फाइंड द ऑड नंबर या लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर आपको बताना है। तो पहला पी क्यू एक्स जेड, पहले हम सभी को देख लेते हैं, सी क्यू बी ए बी डी ई एफ पी। फ्रेंड्स इन सबको जब हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें एक भी वोवेल नहीं है, इसमें भी वोवेल नहीं है, इसमें भी नहीं, और इसमें क्या है, एक वोवेल है, यानी कि स्वर, एक स्वर इसमें आ रहा है, तो ये क्या है, इन सभी से डिफरेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ए बी डी एफ। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रीजनिंग का हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पोर्शन मैथ्स का स्टार्ट कर लेते हैं। 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बहुत बड़ा वेटेज है मैथ्स का फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता। अगर आपको फॉर्मूला और कंसेप्ट क्लियर है तो आप मैथ्स में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो, और मैथ्स कवरिंग भी होता है, तो आपको 60 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन है, नेहा और रीता ने वार्षिक परीक्षा में कितने अंक 4:7 के अनुपात में अर्जित किए, उनके द्वारा अर्जित कुल अंक इतने हैं। तो नेहा ने कुल कितने अंक अर्जित किए हैं ये पूछा है। तो दोनों का रेशो है 4x और 7x। अब ये नेहा के अंक हुए और ये रीता के, और दोनों के मिला के कितने अंक दिए हैं, 1430, 1430। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 11x, 1430, 11 वन ज़ा 11, 11 थ्री ज़ा 33 और 130। एक्स की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट्स हमें कितनी, 130 मिल गई। अब इन्होंने क्या कहा है कि नेहा के अंक बताइए, तो नेहा के अंक कौन से हैं, ये वाले 4x, तो कितना हो जाएगा 4 × 13, 13 चौक 52, 52, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, 520 अंक अर्जित किए नेहा ने परीक्षा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी कक्षा में 60 लड़कों में से 40 लड़कों की औसत उम्र 15 वर्ष है। तो 40 लड़के, मान लिया x1 से x40 तक के जो स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट, उनका एवरेज कितना दे के रखा है, 15 ईयर्स। शेष लड़के, अब शेष कितने बचे, 60 में से 40 गए तो 20 बचे, मतलब कि x14 से x60 तक के कितने लड़के बचे हैं, 20 लड़के। इनका एवरेज कितना है, 17 वर्ष है। तो पूरी कक्षा का औसत बताइए, मतलब आपको बताना है x1 से x60 डिवाइड बाय 60, ये औसत बताना है आपको टोटल। तो यहाँ से हम इनका सम निकाल सकते हैं, 15 और 40 का गुणा कर देंगे तो यहाँ कितने, 40 लड़कों का सम आ जाएगा, और 40 के बाद वाला लड़कों का सम, 20 लड़कों का सम यहाँ से मिलेगा, जो कि कितना मिलेगा, 17 × 20 और डिवाइड बाय 60। यहाँ से मैं कॉमन ले लेती हूँ, 20 कॉमन ले लेती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2, और यहाँ 17 बचेगा, और ये है 60, 20 × 60, 15 दूना 30 प्लस 17 डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगा कितना, 7, 47, और ये हो जाएगा 3, 3 वन ज़ा 3, 47 डिवाइड बाय 3। अभी पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, 47 डिवाइड बाय 3 किससे मैच कर रहा है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं मिक्स्ड को, तो 15 × 45 और 2 47 डिवाइड बाय 3। तो राइट आंसर इसको हम मिक्स्ड में कन्वर्ट करते हैं तो 15:2 डिवाइड बाय 3 आएगा। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नाव की धारा के प्रतिकूल 64 मिनट में 16 किलोमीटर चलती है। एक नाव धारा के प्रतिकूल, मतलब कि अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम कितनी दे के रखी है उसकी, 64 मिनट में कितनी, 16 किलोमीटर, किलोमीटर पर मिनट दे के रखा है। तो अब ये और में है सब कुछ घंटे में, तो इसे हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 16 किलोमीटर तो एज इट इज़ है। अब एक घंटे में कितने, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो एक मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे, 1 डिवाइड बाय 60 आवर्स। तो ये यहाँ कितना हो जाएगा, 64 डिवाइड बाय 60,
और में कन्वर्ट हो गया। तो ये किस में आ जाएगा आंसर आपका 16 × 60 / 64 किलोमीटर पर आवर। चलिए इसको मैं ही छोड़ देती हूँ, बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। आगे कहा है इन्होंने कि धारा की गति कितनी 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे के रखी है। फ्रेंड्स अप स्ट्रीम का फॉर्मूला आपको मैं बता दूँ, अप स्ट्रीम का फॉर्मूला होता है x - y, धारा की विपरीत चाल जिसे कहते हैं अप स्ट्रीम, उसका फॉर्मूला ये होता है। और अप स्ट्रीम हम निकाल चुके हैं कितनी, यहाँ से निकाली हमने ये 16 × 60 / 64 = x। x क्या है यहाँ पर, नाव की चाल है शांत जल में, और y क्या होती है, धारा की चाल होती है, जो कि हमको दे के रखी है 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारी नाव की चाल निकल जाएगी। आगे सोल्व करेंगे तो 16 × 4 = 64, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, और ये 3 इधर आके प्लस हो जाएगा, 15 + 3 = x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, और वो आएगा किलोमीटर पर आवर। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के फॉर्मूले और x और y क्या होते हैं ये आपको इसमें पता होना चाहिए। कॉपी में फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए एग्जाम टाइम पे पढ़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या को 10 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 13 सेंटीमीटर कर दिया गया है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो फ्रेंड्स क्षेत्रफल, एरिया वाला टॉपिक वाइज जब मैं पढ़ाया था एरिया, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वृत्त के क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ द सर्कल में वृद्धि अगर आपसे पूछे हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2x + x² / 100। ये परसेंटेज इंक्रीमेंट था इन एरिया ऑफ द सर्कल। अगर आपको ये x क्या है, रेडियस में वृद्धि, अगर रेडियस में आपको परसेंटेज इंक्रीमेंट दिया हो, वृद्धि दे के रखी हो तो, लेकिन यहाँ पर हमें डायरेक्ट रेडियस में प्रतिशत वृद्धि नहीं दी है, उन्होंने पहले ये बोल दिया है कि पहले इतनी थी और बाद में इतनी हो गई है, तब एरिया में कितनी वृद्धि होगी। तो सबसे पहले हमको रेडियस जो है त्रिज्या, उसमें परसेंटेज चेंज, कितना चेंज हो रहा है वो निकालना पड़ेगा। तो पहले कितनी, लास्ट कैसे निकालते हैं हम, लास्ट कितना बड़ा है 13, उसमें से इनिशियल को माइनस कर देंगे और डिवाइड में इनिशियल कर देते तो परसेंटेज इंक्रीमेंट आ जाता है। वो कितना आएगा यहाँ पर 3, ये 0 से 0 कैंसिल, 30% आया। अब यहाँ पर ये x क्या आ गया हमारा 30% आ गया। अब डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी वो आ जाएगी। तो 2 × 30, 30 का स्क्वायर / 100, ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, ये 900 / 100, ये कैंसिल आउट, तो कितना मिला 69% बढ़ोतरी हो जाएगी एरिया में। तो फ्रेंड्स इस तरह से डायरेक्ट फार्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हो, ना आए तो परसेंटेज चेंज तो आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज चेंज किसी का भी पूछ सकता है। अभी यहाँ पर रेडियस की ज़रूरत पड़ गई, किसी का भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकाला जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल, लास्ट में क्या बड़ा है, स्टार्टिंग में क्या था उसको स्टार्टिंग वाले से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, तो परसेंटेज चेंज आ जाता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक राशि साधारण ब्याज पर 3% की दर से 4 गुना हो जाती है तो वह कितने प्रतिशत की दर से 7 गुनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, वो नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ट्रिक ये है कि आपको फॉर्मूला याद रखना है, n1 - 1 / t1, दो फॉर्मूला बताऊँगी आपको, n2 - 1 / t2। एक और फॉर्मूला होता है n1 - 1 / r1, अगर आपको दर में दे के रखा, रेट में चेंज दे के रखा हो तब। कैसे, जैसे क्वेश्चन में हमें क्या दिया है यहाँ पर n और n1, सबसे पहले मैं n1 और n2 की बात कर लेती हूँ। तो n1 और n2 क्या है, कितना गुना बढ़ रहा है आपका, जैसे यहाँ पर ये 4 गुना है और ये 7 गुना, तो ये n1 n2 है। ये जो कितने टाइम चेंज हो रहा है, टाइम्स जो होती है वैल्यू वो होती है जैसे 4 टाइम 3 टाइम, तो ये n1 और n2 हो जाते हैं। अब यहाँ पर t1 t2 r1 r2 क्या है, क्वेश्चन में अगर आपको किस में चेंज देख रखा है, जैसे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि साधारण ब्याज की दर पर 3% की दर से 4 गुना, 4 गुना किस केस में हो रहा है, रेट के केस में हो रहा है, 3% की दर। तो यहाँ पर r1 और r2 वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर r1 की वैल्यू 3% दे के रखी है और पूछा क्या है
कि कितने प्रतिशत की दर से 7 गुना हो जाएगी, मतलब n2 की वैल्यू 7 है, वो कब होगी, किस रेट पर होगी, तब आपको r वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। और कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से दे के रखते हैं फ्रेंड, जैसे कि 4 गुना हो गया है 2 वर्ष में, या फिर 7 गुना हो गया है 5 वर्ष में। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन रेट की बात की जाए तो ये, तभी हमारे क्वेश्चन में रेट यानी दर की बात हो रही तो हम ये यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारी n1 की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी है दे के रखी है, 4 टाइम्स हो जाती है, कितनी रेट पर, 3% के रेट पर, और 7 गुना हो जाएगी कितने रेट पर, वो आपको निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो क्या आंसर मिलेगा, 6% के रेट पर 7 गुना हो जाएगी। तो ये नोट कर लीजिएगा ट्रिक, या फिर फॉर्मूला मान लीजिए आप इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 6 एलिमेंट देन नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैन बी। एक आव्यूह दे के रखा है जिसके 6 अवयव है, 6 एलिमेंट है, इसमें 6 नंबर है, मान लिया 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 एलिमेंट है। तो आपको आव्यूह में संभावित कोटि बतानी होती, ऑर्डर बतानी। तो ऑर्डर किस तरह से निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, तो या तो आप एक ही लाइन में उनको मैट्रिक्स में अरेंज कर दो, तो ये क्या हो जाएगी, एक रो और ये 6 कॉलम, ये रो को दिखाता है और ये कॉलम दिखाता है। तो पहला तो ऑप्शन ये हो गया। दूसरा आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, 2-2 में अरेंज, 3-3 में अरेंज कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितने बाय कितने का, 2x2 का मैट्रिक्स हो गया। फिर आप इसको किस तरह से अरेंज कर सकते हो, तो ये कितने का हो गया, 2x3 का हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आप इसको इनके उल्टे भी कर सकते हो, 6x1 का भी कर सकते हो। 6x1 का ऐसे हो जाएगा 3 4 5 6, कितनी रो हैं, 6, और कॉलम कितना, एक ही है। इसका भी उल्टा कर देंगे तो 3x2 का बन जाएगा। तो कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं यहाँ पर, 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं बस। इसके अलावा आप इसको दूसरे और किसी फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते। तो 4 तरीके से ही आप इस मैट्रिक्स को अरेंज कर सकते हो, इसलिए इसकी जो कोटि होगी वो कितनी होगी, 4। ये ऑप्शन ए है, ये बी सी डी, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक ट्रेंगल ए बी सी दे के रखा है इस तरह से। अब इन्होंने कहा है कि राइट एंगल है बी पर समकोण बनाता है, और ए बी, मान लिया ये ए है और ये सी है। तो ए बी कितना 24 सेंटीमीटर है और बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो आपको tan सी की वैल्यू बतानी है। ध्यान रखिएगा कैसे निकाला जाता है, ये एंगल कैसे निकाले जाते हैं, tan सी मतलब ये वाले एंगल की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स tan थीटा क्या होता है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर बटे आधार डिवाइड बाय बेस। तो लंब कौन सा माना जाता है, जो एंगल यहाँ पर रहता है ना, इसके सामने वाली भुजा को लंब मानते हैं। इसकी जो जस्ट अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इसके अपोजिट क्या है, ए बी, वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, लंब यानी कि परपेंडिकुलर। और जहाँ पर एंगल बनता है वो उसका बेस होता है यानी कि आधार होता है। तो आधार क्या हो जाएगा, बी सी। तो tan सी की वैल्यू यहाँ पर क्या निकलेगी फ्रेंड्स, ए बी कितना है 24 डिवाइड बाय 7। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो इस तरह से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल निकालना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉग के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, किस तरह से सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन लॉग में दे के रखा हो कि 2 बेस ए करके दे के रखा हो, तो हम इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं कि जो ऊपर लिखा हुआ नंबर उसको log a करके लिखते हैं और डिवाइड करके नीचे वाले नंबर को log 2 करके लिख दीजिए। इस तरह से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो हम इनको तीनों को भी क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, log x डिवाइड बाय log y मल्टीप्लाई log y डिवाइड बाय log z मल्टीप्लाई log z डिवाइड बाय log x। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, सब कुछ कैंसिल होकर वैल्यू कितनी मिली, 1। तो इसका मान कितना मिलेगा, इसकी वैल्यू हमें 1 मिलेगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माध्यिका क्या होगी, मीडियन निकालने के लिए क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो डाटा दिया उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे स्मॉल 1, उसके बाद 3, उसके बाद क्या आता है 5, फिर 7, फिर 8 और लास्ट में 9। ये पहला काम करना है। दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है, काउंट करना है कितने, 1 2 3 4 5 6। 6 मतलब इवन नंबर है, तो इवन और ऑड नंबर के केस में फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। तो इवन के केस में फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइड बाय 2। और ऑड के केस में भी फॉर्मूला लिख लीजिए, वो भी आता है n+1 डिवाइड बाय 2
टर्म इसका मीडियन का फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे n क्या है, कितने नंबर है, 6, 6 डिवाइड बाई 2 वाली टर्म आएगी, 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 वाली टर्म आ जाएगी यहाँ पर डिवाइड बाई 2, तो ये कितना होगा, थर्ड टर्म, यहाँ पर थर्ड टर्म आएगी और यहाँ पे फोर्थ टर्म डिवाइड बाई 2, थर्ड कौन सी है, 1 2 3 5 और फोर्थ टर्म कौन सी है, 7, तो कितना मिलेगा, 12 डिवाइड बाई 2, तो 2 6 12, तो इसकी मीडियन कितनी मिली फ्रेंड्स, 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 2 टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो a टू द पावर x का फॉर्मूला वाला इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। वो क्या होता है, a टू द पावर x डिवाइड बाय log e बेस a। तो 2 टू द पावर x को इससे कंपेयर कर लेते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकलेगा, 2 की पावर x डिवाइड बाय log e बेस 2, a की जगह पे 2 है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 3 की पावर x, 5 की पावर x, n की पावर x। तो ये फार्मूला आपको जनरल फार्मूला याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 2 की पावर x डिवाइड बाय log e बेस 2, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ d अपॉन डी एक्स साइन एक्स टेन एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन आपको करना है, d अपॉन डी एक्स करना है साइन एक्स इंटू टेन एक्स। तो फ्रेंड्स दो यहाँ पर x के कंपोनेंट जब होते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाता है, दो फंक्शन है यहाँ पर f(x) और g(x). तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले फंक्शन का करते हैं, पहले फंक्शन का करेंगे d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का करेंगे और दूसरे फंक्शन को हम एज इट इज़ छोड़ देंगे, प्लस लगाएंगे, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज़ छोड़ देंगे और डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, दूसरे वाले फंक्शन का करेंगे। तो यहाँ पर साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या होता है फ्रेंड्स, टेन एक्स एज इट इज़ लिखेंगे, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज़ लिखेंगे और टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर टेन एक्स को हम अगर ब्रेक करें साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं, टेन एक्स होता है इंटू कॉस एक्स, तो कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये साइन एक्स और सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं सेक एक्स और एक सेक एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स। तो ये कैंसिल, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कैंसिल नहीं होगा, टेन एक्स हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस टेन एक्स सेक एक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है साइन एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में 4 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है और 3 येलो बॉल है। तो बॉल अगर आप निकालोगे रैंडमली तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो बॉल निकाली जा रही हो येलो बॉल ना हो, येलो कलर की बॉल ना हो। तो पहले तो हमें टोटल बॉल निकालनी पड़ेगी, टोटल कितनी बॉल है, 5 4 9 10 11 12, टोटल 12 बॉल है, 12 में से येलो कितनी है वो निकालेंगे, येलो कितनी है 3 है। तो येलो बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी फ्रेंड्स वो कितनी होगी, येलो डिवाइड बाय टोटल, 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, 1/4 है, ये तो येलो बॉल निकले उसकी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन येलो बॉल ना निकले, नॉट येलो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से आपको जो प्रोबेबिलिटी निकलती है उसको माइनस कर देना नॉट की निकालने के लिए, 4 1 ज़ा 4 -1 3 डिवाइड बाय 4, तो कितनी निकली 3/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ हेमिस्फीयर हुज रेडियस इज आर। एक अर्धगोले का आयतन की त्रिज्या, एक अर्धगोले का आयतन बताइए जिसकी त्रिज्या आर है। तो गोले के आयतन का सूत्र मुझे याद है, अर्धगोले का नहीं याद है। तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन अर्धगोले का निकालना हो तो 1/2, मतलब उसको हाफ कर दो, तो 2/3 पाई आर क्यूब इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से आप हाफ करके निकाल सकते हो अगर आपको पूरे का आता है तो। नेक्स्ट है, 2 नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 5:8 इफ देयर लीस्ट कॉमन फैक्टर इज 418 देन फाइंड द ग्रेटर नंबर। अब दो संख्याएं हैं 5:8 में, तो एक हमने 5x मान ली, दूसरी 8x मान ली। अब उनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम क्या होता है फ्रेंड्स, एलसीएम वो होता है कि अगर आपका जो नंबर है, नंबर में से जो कॉमन नंबर होता है, इन दोनों नंबर में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो उसको एज इट इज लिख देते हैं, और जो नंबर कॉमन नहीं आ रहे उनका आप मल्टीप्लाई करके लिखते हो, ऐसे एलसीएम निकाला जाता है। जब आप एलसीएम निकालोगे तो यही मेथड, वो फैक्टर वाली मेथड से निकालते हो तो यही निकलता है। तो यहाँ पर ये कितना देके रखा है 480। अब ये 8 6 48, 5 2 ज़ा 10, तो x की वैल्यू कितनी आई फ्रेंड्स 12। अब इन्होंने क्या पूछा है यहाँ पर कि ग्रेटर नंबर बताओ, तो ग्रेटर कौन सा 8x है, तो 12 × 8 96, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन 32 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, चलिए हम मान लेते हैं एक नंबर x से, उसमें से आपको 32 को माइनस करना है, तब वह घटकर या फिर क्या हो जाएगा, उस नंबर का खुद का 60% बन जाएगा। नंबर का 60% बन गया अगर उसमें से आप 32 माइनस कर देते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। आते हैं इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में। चलिए तो ये -32 है, इसका 60% हम लिख देते हैं इस तरह से, 60 डिवाइड बाई 100। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, और ये हो जाएगा x माइनस 3x डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 32। ये हो जाए 5 1 ज़ा 5 माइनस 3, 2x डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 32। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 16 पंजे 80। तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर, 80। तो इन्होंने क्या पूछा है कि वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है, 80 है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं जो कि किसका है, फिजिक्स का है। तो फिजिक्स का क्वेश्चन भी आपको कितने, 15 क्वेश्चन, इसका भी बहुत ज़्यादा वेटेज है। 15 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, एक कार ए से बी तक की दूरी इतने किलोमीटर में और बी से ए तक की दूरी इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो कार की औसत चाल बताना है। तो फ्रेंड्स ये IMP क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन अभी जो 15 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था टेक्निकल का, उसमें पूछा गया था। स्पीड का क्वेश्चन है, ये स्पीड से रिलेटेड है। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला फ्रेंड्स आपको रट लीजिए, क्या होता है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला आप तभी यूज़ कर सकते हो जब डिस्टेंस सेम हो। जैसे यहाँ से a से b तक जा रहे हैं और वापस b से a तक जा रहे हैं, तो दोनों केस में दूरी क्या है, एक समान है। तो एक समान दूरी के केस में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर x क्या है, 30 किलोमीटर पर, और y क्या है, 20 किलोमीटर, और दोनों को जोड़ दीजिए, फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना होगा, 30 इंटू 20, और ये हो जाएगा 50। ये हो जाएगा 5 6 ज़ा 30, 2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। तो कितना आया, एवरेज स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति कैसी होती है। द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज, असमान त्वरित गति होती है, समान त्वरित गति होती है, वृत्ताकार या प्रोजेक्टाइल। तो फ्रेंड्स मुक्त रूप से वस्तु जब गिरती है, मान लो एक वस्तु ऊपर से मैंने छोड़ दी तो वो इस तरह से नीचे गिरती हुई आती है, तो इसे बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल में क्या होता है कि सिर्फ ग्रेविटेशनल जो त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, वही काम करता है और कोई सा फोर्स काम नहीं करता है। इसके अंतर्गत ही ये वस्तु नीचे गिरती आती है। तो फ्रेंड्स जब वस्तु नीचे गिरती आती है तो उसका वेग पहले थोड़ा कम होता है, फिर थोड़ा बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, और बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और लास्ट में नीचे आके ये रुक जाती है। तो इसे कहते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब इसमें कौन सा होगा, अब इसमें सर्कुलर मोशन तो होता नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा होता है तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर बात हो रही है असमान त्वरित गति या समान त्वरित गति। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि जो वेग है, वेग में हर पर्टिकुलर टाइम में जो चेंज है वो एक समान आता है। जैसे यहाँ पर 2 था तो 4 हो गया होगा, फिर 2 बढ़ेगा तो 6, फिर 2 बढ़ेगा 8। तो इस तरह से जो वेग में परिवर्तन आता है ना, चेंज इन वेलोसिटी, वो क्या आता है, सेम आता है। इसलिए क्या है, समान त्वरित गति होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन और डाइन के बीच में क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स न्यूटन और डाइन के बीच में आपको रिलेशन याद होना चाहिए। 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट है, न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन विच क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स न्यूटन का जो पहला नियम है वो किसकी डेफिनेशन देता है, फोर्स की डेफिनेशन देता है। कैसे देता है, न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और बल की डेफिनेशन भी क्या होती है, बल क्या होता है, पुश एंड पुश या फिर पुल होता है, खिंचाव या फिर धक्का देना, या फिर किसी वस्तु की जो गति है उसमें परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, बल कहलाता है। इसलिए जो प्रथम नियम है वो किसकी डेफिनेशन देता है, फोर्स की, बल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन आएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, G(m1)(m2) डिवाइड बाय r²। अब नया वाला गुरुत्वाकर्षण का जो बल है उसमें क्या परिवर्तन आएगा, G सेम रहेगा, m1 m2 में कोई चेंज इन्होंने कहा नहीं, इसकी दूरी को आपको आधा करना है, कर दिया। चलिए तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे सब कुछ। अब F
डिवाइड बाय एफ डैश क्या मिलेगा, ये ऊपर चला जाएगा आर डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर और आर स्क्वायर इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो एफ डिवाइड बाय एफ डैश क्या मिलेगा, आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एफ डैश की वैल्यू कितनी मिलेगी 4f, तो कितना हो जाएगा, इसको ओरिजिनल फोर्स का 4 गुना हो जाएगा 4 टाइम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में शून्य आपतन कोण पर प्रवेश करती है, मान लिया कि ये विरल है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। अब इन्होंने कहा आपतन कोण क्या होता है कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंस रे एंगल बनाती है वो आपतन कोण होता है, जिसे आई से डिनोट करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो आपतन कोण है वह शून्य है, तो शून्य का मतलब ये है कि नॉर्मल से आ रही है, कोई एंगल ही नहीं बना रही, शून्य यहाँ से अगर आ रही है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और यहाँ से आएगी तो 0 डिग्री का, तो 0 डिग्री के एंगल पर वो रे ऐसी आएगी, नॉर्मल से होकर आएगी क्योंकि 0 डिग्री का एंगल बना रही है। तब इन्होंने क्या पूछा है कि उस रे का क्या होगा, क्या वो सीधे चली जाएगी, ऐसे ही सीधे चली जाएगी या फिर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, या फिर इसके दाएं मुड़ जाएगी, बाएं मुड़ जाएगी, 45 डिग्री के एंगल पर झुक जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि यदि प्रकाश की किरण विदाउट एनी एंगल, कोई सा भी इंसिडेंस एंगल अगर 0 होता है, आई की वैल्यू 0 होती है, तो इसका जो रिफ्लेक्टेड एंगल हो या फिर परावर्तित एंगल हो, दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि आई और आर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगी, परावर्तित भी नहीं होगी, अपवर्तित भी नहीं होगी, जैसी आई थी वैसी की वैसी निकल जाएगी, सीधे के सीधे ही निकल जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ना तो ये अपवर्तित होगी ना ये परावर्तित होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गो स्ट्रेट। इस तरह का क्वेश्चन 15 जनवरी को टेक्निकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पूछा गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होने का क्या कारण है, तो क्यों लाल दिखाई देता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि अगर मैं ये वाला आपको रूल बताऊं, बेजानी हैप्पी नाला, इसमें ला का मतलब ही लाल रेड कलर और बे ये वॉयलेट कलर होता है, तो इधर से इधर जाने पर जो वेवलेंथ है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, लाल कलर की होती है। कलर दिखाई देते हैं हमें आकाश में या फिर स्काई में, ये किसके कारण दिखाई देते हैं, प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, जब धूल के कण या फिर वाटर ड्रॉपलेट से टकराते हैं तो ये क्या करते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं, स्कैटरिंग हो जाती है, इनकी बिखर जाते हैं, ये अलग अलग अपने कलर में टूट जाते हैं, तो उसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकीर्णन और यहाँ पर तरंग दैर्घ्य जो वेवलेंथ है, इसका क्या रिलेशन है, क्यों इनमें ये कलर ऐसे दिखाई देते हैं। तो इसका ये रिलेशन होता है कि फ्रेंड्स जो प्रकीर्णन की तीव्रता है वो क्या होती है, अगर आपकी वेवलेंथ कम होगी, कम तरंग दैर्घ्य के लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। वेवलेंथ कम होगी तो तीव्रता अधिक होगी, मतलब इसका क्या मतलब है कि जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो प्रकाश सबसे पहले प्रकीर्णित, स्कैटरिंग हो जाएगी उसकी, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। लाल रंग की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम नहीं सबसे ज़्यादा होती है, अब सबसे ज़्यादा होती है इसलिए इसका जो तीव्रता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब ये प्रकीर्णित नहीं हो पाएगा, ये बिखर नहीं पाएगा। इसलिए हमें जो आकाश में सूर्य और सूर्योदय के समय जो सूर्य है वो क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल क्या है, प्रकीर्णित नहीं हो पाता है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों के किस गुण का कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। तो प्रतिध्वनि का मतलब क्या है कि हमें वो रेजोनेंस, मतलब हमारी अगर ध्वनि है, हम बोल रहे हैं और हमें वापस रिटर्न में सुनाई दे रही है, इको बोल सकते हो, तो वो क्यों सुनाई देती है, साउंड वेव गई और वापस टकरा के आ गई हमारे कान पर, तो उसका क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, परावर्तन हो गया, इसके कारण वो हमें सुनाई देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डायनामो के कार्य करने का सिद्धांत क्या है, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनामो। तो फ्रेंड्स डायनामो का वर्किंग प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ, क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रवाह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर वो वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है, ऑन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंडिपेंडेंट। तो रजिस्टर का फॉर्मूला होता है रो एल डिवाइड बाय ए, तो ये एरिया पर, लेंथ पर और ये प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, लेकिन किस पर निर्भर नहीं करता है, और टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। और यहाँ पर आएगा क्षेत्रफल या फिर लंबाई, मान लीजिए आप एरिया,
तो ये किस पर निर्भर, किससे स्वतंत्र होता है, किससे स्वतंत्र होता है फ्रेंड्स? ये दाब, प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, टेम्परेचर का और इसके क्षेत्रफल का, इसका सब पर इस पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस से किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? व्हाट टाइप ऑफ इमेजेस आर फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस? तो मैक्सिमम जो इमेजेस होती हैं इससे जो बनती है फ्रेंड्स वो कौन सी होती है? वर्चुअल इमेज होती है, आभासी। यहाँ पर ए एंड बी दोनों देखिए ऑप्शन में रखा है, एंड बी, पर ये दोनों नहीं है, दोनों नहीं बनती है, वास्तविक आभासी दोनों नहीं, सिर्फ आभासी वर्चुअल इमेज बनाता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, साउंड वेव कांट ट्रेवल। तो ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की, लेकिन इसलिए किस पर नहीं चलेगी? निर्वात में, वैक्यूम में बिल्कुल भी नहीं चलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होगा? तो सेल्सियस और केल्विन में इसके लिए आपको रिलेशन याद होना चाहिए, जो कि कितना होता है, C+273 = K। अब क्या बोला है कि सेल्सियस के कौन से टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू कितनी होगी? 300 केल्विन होगी। तो सेल्सियस +273 = 300, ये से रिलेशन होता है, तो इसको हम इधर लेके आ जाएंगे, माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें? यहाँ पर 10 - 3 7 और ये हो जाएगा 2, 27 डिग्री सेल्सियस मिलेगा आपको, उसमें 300 केल्विन की ये बराबर होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दाब बढ़ने से किसी द्रव के क्वथनांक में क्या परिवर्तन आता है? तो फ्रेंड्स जब भी दाब बढ़ता है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, वो भी बढ़ता है, बढ़ेगा, विल इंक्रीज। अब ये क्यों बढ़ेगा फ्रेंड्स? क्योंकि दाब बढ़ता है तो उबलने के लिए अधिक ऊष्मा की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए अधिक ताप की आवश्यकता होगी, तो क्वथनांक भी क्या होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ऊष्मा की संचरण की किस विधि के में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जा सकते हैं? इन विच मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ऑन? तो फ्रेंड्स कौन सी मेथड होती है जिसके अंदर अणु नहीं जा सकते, मॉलिक्यूल्स नहीं जा सकते हैं? तो वो किस में नहीं जाते हैं? चालन में, यानी कि कंडक्शन में। इसमें क्या होते हैं कि वो माध्यम के जो कण हैं उसकी मदद से ट्रेवलिंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पोर्शन है फ्रेंड्स हमारा केमिस्ट्री का, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, 40 मार्क्स की आती है और बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नहीं, नॉर्मल केमिस्ट्री पूछी जाती है। तो क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? वो गिव द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो फ्रेंड्स परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? परमाणु सिद्धांत ये बोलता है कि जो परमाणु है, अणु है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिनको परमाणु नाम दिया हुआ है। परमाणु को डिफाइन किया गया और उसके बारे में सब कुछ बताया गया जो परमाणु सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और ये किसके द्वारा दिया गया था फ्रेंड्स? डाल्टन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल की उपस्थिति के कारण नींबू का स्वाद खट्टा होता है? किसके कारण होता है? कौन सा? या फिर ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि नींबू या फिर खट्टे जो फल होते हैं उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो कौन सा एसिड होता है वो? साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह काम करता है? तो फ्रेंड्स ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह कौन काम करता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांका मिश्र धातु है, सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ। तो फ्रेंड्स टांका किसकी मिश्र धातु है? ये टीन और लेड की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन और ऑफ आयरन? बॉक्साइड, ये एल्यूमिनियम का है। मैग्नेटाइट, लिग्नेनाइट नहीं है, नाइट्राइट भी नहीं है, कौन सा है? मैग्नेटाइट। मैग्नीशियम का मत मान लेना, मैग्नीशियम का भी एक नाम इस तरह से मिलता जुलता है, लेकिन वो नहीं होता है, इसका मैग्नेटाइट होता है, वो मैग्नेसाइट होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ताप जिसका परमाणु क्रमांक तथा वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों समान होते हैं, कौन सा है? 1H1। क्या है वो? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों समान होते हैं। कंडीशन है नॉर्मल कंडीशन में, आइसोटॉप्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नॉर्मल जो हाइड्रोजन है उसमें परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की अधिकतम कितनी अवस्थाएं होती हैं? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट ऑफ मैटर? तो फ्रेंड्स वैसे तो बहुत सारी होती है, लेकिन ज्ञात अभी तक है 5 अवस्थाएं। आप सभी को याद भी होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और लास्ट कौन सी है? PEC,
क्या होता है इसका फुल फॉर्म, ये आपको होमवर्क में है और इसके बारे में पढ़ना भी है आपको कि बीएससी क्या होती है, आपको होमवर्क है, इसका फुल फॉर्म आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लू विट्रल? तो क्या होता है नीला तोता? कॉपर सल्फेट CuSO4 को कहा जाता है नीला तोता, उसका कॉमन नेम है ये। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बारूद क्या है? गन पाउडर गन पाउडर क्या है फ्रेंड्स? ये मिक्सचर है, ना तो ये एलिमेंट है ना कंपाउंड है, क्या है? मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात। तो हाइड्रोजन का कितना? 2, ऑक्सीजन कितना होता है? 16। तो यहाँ पर किसका पहले पूछा है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात। तो 16:2 करेंगे, 2 एकम 2, 2 16, तो 8:1 इसका आंसर आएगा। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टेक्निकल का टेस्ट पेपर, जो कि अभी रिसेंट एग्ज़ाम हो चुका है और जो आने वाले एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक करें और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।